तो अभी हम आए हुए हैं ईश्वर सृष्टि में। तो यहाँ पे जो मेन डॉक्टर साहब हैं यानी कि डॉक्टर शेरवाल कुमार नीरज से हम वार्तालाप करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। तो सर्वप्रथम उनसे पूछेंगे कि वो अपने बारे में कुछ बताएं और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा कहाँ से सीखी है। हमें लगभग इस प्राकृतिक चिकित्सा में 8 से 10 साल हो गए हैं और हम गुरु शिष्य परंपरा से पारंगत विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक हैं। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी दवा नहीं देते। कोई भी दवा का मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, जड़ी बूटियाँ, इन सब की कोई जगह नहीं होती। उसको बोलते हैं विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा। तो विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा ज्ञान हमने लिया है अपने गुरु से और हमारे गुरु हैं वो अपने गुरु से सीखा। तो भारत में जिन लोगों ने शुरू की है प्राकृतिक चिकित्सा और एक गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चलता आ रहा है, उनमें है डॉक्टर खुशीराम दिलकश जी, डॉक्टर सरदार जसवंत सिंह जी। तो उनसे हमारे गुरु जी ने सीखा डॉक्टर पीताम्बर जी, जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने योग विभाग में प्राकृतिक चिकित्सा उसका सिलेबस बनाया। फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय वहाँ पे उनका सिलेबस बनाया जिससे कि प्राकृतिक चिकित्सा को उसमें डाला जाए योग के विभाग में, नहीं तो नहीं थी पहले। और हमें पट्टी शिष्य बनाया। हमारा से सौभाग्य रहा कि उन्होंने मुझे चुना, नहीं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पीएचडी भी करते हैं योग में, वहाँ पे बीएमएस भी करते हैं, गुरुकुल महाविद्यालय भी है वहाँ पे, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पे। तो मेरा ये कहने का मतलब है बच्चे वहाँ पे बहुत पहले से आते रहे जो आयुर्वेद योग का ज्ञान लेते रहे। कोई एमए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई एमएससी करता है, कोई बीएमएस करता है, कोई पीएचडी करता है। उन्होंने मुझे चुना और मुझे अपना पट्टी शिष्य बनाया, तो मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं 8-10 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो विशुद्ध रूप है, जो बहुत ही गिने चुने लोग करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत उंगलियों पे गिने चुने लोग विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, तो वही हम यहाँ पे करते हैं और यही हमने सीखा है। ये तो हो गई डॉक्टर जी की बात, और हम जानेंगे अब ईश्वर सृष्टि के बारे में कुछ, या फिर आप कह सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सालय की क्या पद्धति है, कैसे वो काम करती है। ईश्वर सृष्टि के बारे में ये है कि यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सालय जो 30 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे रहने खाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 30 लोग आराम से रह सकते हैं और वो अपना इलाज करा सकते हैं। आईपीडी हॉस्पिटल है ये। दूसरा है गौशाला, जो नंदिनी गौशाला है हमारी, वहाँ पे लगभग 40-45 गायें हैं, उसमें बच्चे बड़े सब आ गए, तो वो गौशाला है। जो देसी गायें हैं वो उसका प्रकल्प चल रहा है। साथ ही साथ जैविक खेती, तो यहाँ पे बगीचे अलग अलग हैं जिसमें आम के भी हैं या उसमें अंजीर भी हैं, अमरूद भी हैं, इस तरह के बहुत सारे फल पौधे। और दूसरा है सब्जियाँ, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बिना केमिकल के किस तरह से खेती हो। तो जैविक खेती हो गई, गौशाला हो गया और हो गया प्राकृतिक चिकित्सालय। और कुछ दिनों बाद हम प्रकल्प शुरू करने वाले हैं, वो है गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल, जिसमें बच्चे वैदिक शिक्षा लेंगे, जिसमें संस्कृत की पढ़ाई होगी और साथ में आज का जो विज्ञान है उसकी पढ़ाई। तो इस तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। अब बात है दूसरा प्रश्न कि प्राकृतिक चिकित्सालय में क्या क्या होता है, किस तरह का, या उसकी क्या क्या पद्धति कैसे यूज़ होती है। तो उसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उससे हम चिकित्सा देते हैं। तो पंच महाभूत से हम चिकित्सा देते हैं, किसी प्रकार की दवा यूज़ नहीं करते। और जैसे कहते हैं, उदाहरण समझें कि लकड़ी की टेबल है तो उसको अगर ख़राब हो गई तो रिपेयरिंग होगी लकड़ी से। लोहे की कोई चीज़ है, वस्तु है, वो ख़राब हो जाए तो लोहे से रिपेयरिंग होगी। तो ऐसी हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है, तो वो ठीक भी इसी से होगा। तो हम विशुद्ध रूप से प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। उसमें मिट्टी जैसे सर्वांग मिट्टी स्नान हो गया, मिट्टी की पट्टी हो गई, मिट्टी का लेप हो गया, इस तरह से। या फिर बात करें जल चिकित्सा। जल चिकित्सा में क्या है, उसमें हम गर्म पैर स्नान है, गर्म पैर हाथ स्नान है, या फिर कटी स्नान है, ठंडा कटी स्नान है, गर्म कटी स्नान है, या गर्म फुल टब स्नान है जिसको हम उष्ण स्नान भी बोलते हैं, या भाप स्नान है, या फिर मालिश है, या एनिमा है, डायरेक्ट बस्ती है, या धूप स्नान है। इस तरह के बहुत सारे जो इलाज होते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं वो हम देते हैं। साथ ही साथ इसमें पंचकर्म के जो इलाज हैं वो देते हैं, और फिजियोथेरेपी भी देते हैं, एक्यूप्रेशर भी देते हैं। इस तरह के हम इलाज यहाँ पे देते हैं। ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात, और अब हम जानेंगे यहाँ पे आप खाना कैसे बनाते हैं और क्या डाइट देते हैं मरीजों को। यहाँ पे खाना हम बनाते हैं, हमारे यहाँ पे गोबर गैस प्लांट है, क्योंकि मैंने बताया जैसे पहले कि हमारे यहाँ पे देसी गौशाला है जहाँ पे देसी गायें पाली गई हैं, तो उसका जो गोबर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं गोबर गैस प्लांट में। तो हमारा जो भोजनालय जहाँ पे हम स्टाफ और जो हमारे स्वास्थ्य साधक हैं
उनके लिए खाना बनाते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल गोबर गैस प्लांट का करते हैं, तो वो बड़ा लाभदायक है खाना बनाने में। दूसरा है कि खाना हम मरीज़ के बीमारी अनुसार देते हैं। तो सबसे पहले हम अगर थोड़ा बहुत समझ लें तो वो है कि सुधरा हुआ भोजन देते हैं, जिसमें हम ज़्यादा तला भुना नहीं देंगे या ज़्यादा उसको उसमें मिर्च मसाले नहीं डालेंगे। तो हम सात्विक तरीके से बनाते हैं, जिसमें कम नमक मिर्च मसाले और बहुत ही कम तेल, इस तरह की चीज़ें हम खाना बना के देते हैं। साथ ही साथ जो मरीज़ की डाइट वो अलग अलग निर्धारित होती है कि मरीज़ को बीमारी क्या है, तो उस अनुसार फल हैं, सब्जियां हैं, या फिर सब्जियों के सूप हैं, या फिर जूस हैं सब्जियों के, हरे पत्तों के, इस तरह से हम उनको डाइट देते हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारा एक आखिरी प्रश्न है कि आप इतने पेशेंट्स को देख चुके हैं, तो आजकल क्या है, घर घर में बीमारी पनप रही है, तो क्यों पनप रही है, पहले की तरह क्यों नहीं है, मतलब बीमारियां पहले की तरह क्यों नहीं है? इसमें सबसे पहले मुख्य कारण अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जैसे हमें लगे कि प्रकृति में रहने वाले जो जानवर हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्रकृति हमें क्या संकेत दे रही होती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई, ये प्रकृति के सिद्धांत हैं। बस सिर्फ नज़रिया ये है कि कुछ लोग रहे गिने चुने जो प्रकृति के सिद्धांत समझ पाए और उनका अनुसरण कर पाए, समझ पाए कि अच्छा ऐसा ऐसा है क्या, फिर वही चीज़ फिर गुरु शिष्य परंपरा से चलती आई, ऐसा हुआ। तो जितने भी प्राणी हैं वो कर क्या रहे हैं, आप देखेंगे सभी प्राणी, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, वो सभी कच्चा भोजन खाते हैं, कोई आग पे पका भोजन नहीं खाता। कोई किसी की माँ नहीं बैठी जो आग पे पका के भोजन देती है किसी अपने बच्चे को। जानवर की बात कर रहे हैं हम, मानव को छोड़ करके सभी प्राणी की बात कर रहे हैं, चाहे वो हवा में उड़ने वाले हैं, चाहे वो धरती पे चलने वाले हैं, या जल में रहने वाले हैं, सभी प्राणी कच्चा भोजन करते हैं, या वो मांस खाते हैं या शाकाहारी हैं, सभी प्राणी कच्चा भोजन करते हैं। पहला तो ये नियम है। दूसरा है कि जितने भी प्राणी हैं वो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के संपर्क में रहते हैं, प्रकृति से संपर्क बनाए रखा हुआ है, धूप के संपर्क में खूब रहते हैं, पानी के संपर्क में रहते हैं, ताज़ी हवा के संपर्क में रहते हैं। तो प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं। जब कभी बीमार पड़ भी जाते हैं तो देखते हैं उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते वो। आप देखें कभी अपने आस पड़ोस में कुत्ता पाला होगा या बिल्ली होगी तो वो तुरंत खाना पीना बंद कर देगा। गाय पाली होगी, उसके सामने आप कितना भी मिष्ठान या कोई ऐसा कुछ खास जो उसको अच्छा लगता हो खिलाने में या खाने में, तो आप गाय के पास कोई घास रख दो तो नहीं खाएगी 2-4 दिन, जब तक उसको स्वाभाविक भूख ना लगे। तो प्रकृति के बंधे बनाए नियम ये कहते हैं कि हमें स्वाभाविक भूख जब लगे तब खाना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है हर इंसान के साथ। आप दिमाग खोल के सोचें कि जब भी बीमार होगा व्यक्ति उसको भूख लगनी स्वाभाविक बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रकृति संकेत दे रही है, शरीर संकेत दे रहा है कि हमें खाना नहीं खाना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं। तो प्रकृति के बंधे बनाए जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो जब जब लोग पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, व्यक्ति बीमार होने लगेगा। तो आजकल की जो समस्याएं हैं वो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं कि लोग इनसे हट चुके हैं तो देखेंगे बीमार होंगे। खाना पीना बिगड़ा हुआ है लोगों का, सुधरा हुआ भोजन नहीं खाते, बिगड़ा हुआ भोजन खाते हैं। बिगड़ा हुआ किसे कहते हैं, जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। पूरा तला भुना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, फैक्ट्री फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं। ये सब नहीं खाना चाहिए, ये प्रकृति की देन नहीं है, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस किया हुआ है, मानवीय हस्तक्षेप। तो प्रकृति से जो तुरंत आ रहा है, जो ताज़ा आ रहा है वो खाना चाहिए जितना जितना संभव हो सके। पहली बात ये, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि व्यक्ति जब बीमार पड़ भी रहा है, जैसे आज हम उदाहरण से समझें, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, डॉक्टर्स बहुत कम थे, और आज के समय में 20 साल गुजर गए तो हॉस्पिटल की तादाद बढ़ गई है और डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ गई है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, अगर वाकई में डॉक्टर और हॉस्पिटल चिकित्सा सही तरीके से कर रहे हों या वाकई में उनसे लाभ होता हो तो बीमारियां कम होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, डॉक्टर की संख्या जब बढ़ी है और या हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है तो हुआ यह है कि बीमारियां की संख्या भी बढ़ी है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के द्वारा बीमारियों की तादाद बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं वो सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, वो बीमारियों को दबा देता है। तो दबाना नहीं, उससे बात नहीं बना करती। तो जब जब बीमारी बार बार दबती है, जुकाम हुआ दवा ले ली फिर दब गया, बुखार होगा दवा ले ली फिर दब गया, फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे दवाइयों के, जो दुष्परिणाम होंगे, उनसे 4 बीमारियां और आती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बीमारी जो है बढ़ती चली जाती है, दवाइयाँ जो है बढ़ती चली जाती हैं। इस वजह से फिर बीमारियाँ और मरीज जो है बेचारा परेशान रहता है। ये हमें समझने की बात समझनी चाहिए। इस वजह से लोग जो कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारियाँ हो गई या महामारी हो गई, ये सब कारण एक ही है
कि दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, बीमारी चाहे कोई भी हो, आपको दवा सबसे पहले बंद करें, क्योंकि दवा से आप ठीक नहीं होने वाले। अगर होने वाले होते तो हो जाते ना अब तक, लेकिन नहीं होते। तो हमें दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का रोग है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं बीमारी ठीक होती है। एलोपैथिक दवाइयाँ नुकसान करती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान करती है। एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं वो केमिकल है पूरा का पूरा, जिसको हम फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में लेते हैं, जो सिंथेटिक बेस पे काम करता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको निकालते हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं कि देखो सेब में से विटामिन ए निकाल लिया, अपना हल्दी में से करक्यूमिन निकाल दिया, कि जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इस तरह से। तो वो तो बिल्कुल कृत्रिम रूप से हो गया, तो वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। हमें लगता है कि उसने फ़ायदा किया इंस्टेंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा है कि जो आयुर्वेद हम कह रहे हैं, तो आयुर्वेद भी नुकसान करता है, लेकिन वो कम नुकसान करता है। कारण क्या है उसका? भाई उसमें भी डिब्बाबंद प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। आयुर्वेद का मतलब है जो विशुद्ध आयुर्वेद पहले किया करते थे, उसकी बात करें तो वो फ़ायदा करेगा, उसे ही विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में अब हर चीज़ डिब्बे में बंद है। कोई पत्ते तोड़े उसका चूरन बना लिया, कोई जड़ी बूटी तोड़ी उसका चूरन बना लिया और उसको डिब्बे में पैक कर दिया, तो उसमें कुछ रहा नहीं, अब पोटेंसी नहीं रही अब उसमें जो ठीक कर देगी आपको। तो ये हमें समझनी होगी बात कि एलोपैथी तो नुकसान करती ही करती है, आयुर्वेद कम नुकसान करता है, क्योंकि व्यक्ति परहेज तो करता नहीं है। होता परहेज से ठीक है हमेशा, या होता अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से ठीक है, लेकिन नाम या क्रेडिट जो होता है वो दवा ले जाती है हमेशा, या डॉक्टर ले जाता है। देखो डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवा बहुत अच्छी दी है। और साथ में होता क्या, एक व्यक्ति के मन में भूत सवार है कि मैं दवा से ठीक हूँ, जड़ी बूटी से ठीक हुआ हूँ, तो व्यक्ति इस कारण से परहेज नहीं करता, हमेशा जड़ी बूटी खोजता है कि मुझे बीमारी हो गई तो मैं जड़ी बूटी खा लूँ, मैं दवा ले लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। लेकिन अपनी जो गलतियाँ हैं, जो अपनी आदतें हैं, वो नहीं सुधारना चाहता, तो इससे व्यक्ति जीवन भर बीमार रहता है। ये है। तो पूरे ईश्वर सृष्टि का हमने विश्लेषण किया है विस्तार से। तो अब हम जानेंगे कि जो पेशेंट्स ईश्वर सृष्टि या इस प्राकृतिक चिकित्सालय में आना चाहते हैं तो कहाँ से आ सकते हैं? आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए मुझे। हाँ जी, उनको करना ये है कि हमारा जो एड्रेस है उसे नोट कर लें। एड्रेस है हमारा ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान, दिनारपुरा सीकर, राजस्थान में। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9137485206। आप अपॉइंटमेंट लेकर के यहाँ पे आएँ। कम से कम 7 दिन रहना अनिवार्य है अगर आप इलाज के लिए आ रहे हैं। और इलाज जो है वो उसको समय लगता है। व्यक्ति ये सोच के ना आए कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊँगा। जैसे कोई व्यक्ति 10 साल पुराना बीमार है, रोगी है, तो वो एकदम से नहीं ठीक होने वाला, उसको 7 दिन में थोड़ा बहुत आराम लगेगा। 10 साल पुरानी बीमारी है तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम कुछ कर दें, लेकिन आप उस राह पे चल पड़ोगे, धीरे धीरे आपको 2%, 5%, 10%, 50% आराम मिलेगा। फिर 10 साल पुराने लगभग 8-10 महीने लगेंगे ठीक होने में, उसको आपको पालन करना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा आपको, ऐसा होता है। तो जो 7 दिन रहें, फिर 14 दिन रहें, 21 दिन रहें, इस तरह से दिन रहने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य साधक हैं। और बीमारी किसकी कितनी है उस हिसाब से व्यक्ति को रुकना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति आ सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके आएँ, जिससे कि हमें सुविधा हो और आपको भी सुविधा हो सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। और इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू।